हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फिजिक्स में साउंड ध्वनि के सेट नंबर 3 के प्रश्न संख्या 41 से 60 को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं और इनका अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 41। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रसारित करने का माध्यम नहीं होता है। प्रश्न संख्या 41 के ऑप्शन नंबर सी। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि वहाँ पर ध्वनि प्रसारित करने का कोई माध्यम नहीं है। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए त्रियात्मक द्रव्यात्मक माध्यम होना जरूरी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 42 को देखते हैं। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। प्रकाश और ध्रुवण घटित नहीं होती है, न ध्वनि में घटित होती है न प्रकाश में घटित होती है। प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप क्यों रखते हैं। उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होगी। प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन नंबर ए। ऐसा करने से हमारे हाथ हमारे गले द्वारा उच्चारित ध्वनि तरंगों को एक ही दिशा में प्रतिबिंबित कर देती है। प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। प्रश्न संख्या 44 का ऑप्शन नंबर सी। डेसिबल एक लघुगणकीय इकाई है जो प्रायः शक्ति और ध्वनि तीव्रता आदि भौतिक राशियों के लिए प्रयुक्त होती है। डेसिबल एक लघुगणकीय इकाई है जो प्रायः शक्ति और ध्वनि तीव्रता आदि भौतिक राशियों के लिए प्रयुक्त होती है। प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है। प्रकाश का परिवर्तन। प्रश्न संख्या 45 का ऑप्शन नंबर ए। जब किसी स्रोत प्रतिध्वनि को समझ लेते हैं। जब किसी स्रोत से उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु जैसे दीवार या पहाड़ से टकराकर पुनः श्रोता के पास वापस लौटती है तो इसे ही प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 46 को देखते हैं। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल और ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। कितना? 17 मीटर या 56 फीट। प्रश्न संख्या 46 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं। रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है। किस पर? रेडियो तरंगों का परिवर्तन पर। रेडियो तरंगों का परिवर्तन पर। रडार का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसे बोलते हैं रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। रडार का आविष्कारक टेलर और लियो इंग ने 1922 ईस्वी में किया था। प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल क्या होना चाहिए। 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए। प्रश्न संख्या 48 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत और फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन या ग्लास फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य होता है ध्वनि का अवशोषण कर प्रतिध्वनि को रोकना। प्रश्न संख्या 49 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है। 1/10 सेकेंड। प्रश्न संख्या 50 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 51 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 51। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन। बता चुके हैं। प्रश्न संख्या 51 का ऑप्शन नंबर सी। प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर या 56 फीट दूरी होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 52 को देखते हैं। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए। 56 फीट या 17 मीटर। प्रश्न संख्या 52 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 53। स्टेटोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश के ध्वनि के परिवर्तन। प्रश्न संख्या 53 के ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या स्टेटोस्कोप ध्वनि के परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 54 को देखते हैं। प्रतिध्वनि तरंगों के डॉट के कारण उत्पन्न होती है। प्रकाश के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 54 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 55। सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालनों द्वारा। प्रश्न संख्या 55 का ऑप्शन नंबर डी।
सोनार अधिकांशतः नौसंचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। सोनार का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 56 को देखते हैं। अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया है। किसने किया है? सबीन ने किया है। प्रश्न संख्या 56 का ऑप्शन नंबर सी। इसको समझ लेते हैं। अनुरणन काल का मान हॉल के आयतन तथा इसके कुल अवशोषक क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अनुरणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच का संबंध का प्रतिपादन सर्वप्रथम सेबीन ने किया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 97 को देखते हैं। डेड हॉल का अनुरणन काल होता है 0 सेकंड, 0 सेकंड। डेड हॉल का अनुरणन काल होता है 0 सेकंड। प्रश्न संख्या 57 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 58 को देखते हैं। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। प्रश्न संख्या 58 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 59 को देखते हैं। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। प्रश्न संख्या 59 का ऑप्शन नंबर ए। अनुनाद को समझ लेते हैं। यदि बाह्य आवर्त बल की आवृत्ति वस्तु की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो तब कंपन अनुनाद कहलाता है। ठीक है। रेडियो अनुनाद के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। ओके। प्रश्न संख्या 59 को देखते हैं। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होता था? क्या किसके कारण? अनुनाद के कारण। प्रश्न संख्या 60 का ऑप्शन नंबर सी। हेलो दोस्त, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ कमेंट भी करिए। कमेंट पे अपना फीडबैक दीजिए, वीडियो कैसा लगता है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।